चलो, मैं ज्ञान विज्ञान पुस्तक के कुछ अंश पढ़ता हूँ। ये किताब मैंने लिखी थी 2011 में और यहीं छपी अटलांटा में। और इसके कवर पे गौतम का बनाया हुआ पगला घोड़ा जो ड्रामा हमने किया था उसका जो एक पोस्टर था, जिसमें एक औरत जल रही है और 4 लोग बैठ के शराब पी रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और पगला घोड़ा थीम है, घोड़ा है थीम, क्या बताऊँ, मैस्कुलिनिटी का इसको बोलते हैं, लव स्टोरी। बादल सरकार का ये ड्रामा था, हम लोगों ने हिंदी में से किया। तो उसका जो पोस्टर था उसको हमने यूज़ किया इस किताब के कवर पे। और पीछे में मेरी तस्वीर लगी है। ये तस्वीर पुरानी है, 2004 की है। तो अब तो 2004 में 18 साल हो गए। तो 18 साल पुरानी ये तस्वीर है और किताब छपी 2011 में। और ये मेरे लेखों का संग्रह है। इसको मैंने अपने माँ बाप, माताजी पिताजी जिनका देहांत हो चुका है दोनों का, उनको डेडिकेट किया था, उनको समर्पण किया था। और इसमें 27 लेख हैं। कुछ लेख हिंदी में हैं, कुछ लेख साइंस के बारे में हैं, कुछ लेख, एक भी लेख ऐसा नहीं है जो मेरा नया हो। सब लेख मेरे कहीं ना कहीं पिछले 1961 से लेके 1911 तक, 2011 तक 40-50 साल में जो मेरे लेख छपे और उनको मैंने जमा करके यहाँ एक किताब बनाई। तो पहला है लेख चमत्कार। चमत्कार मैं पढ़ूंगा। ट्रेन चली तो मन खुशी से भर उठा। साथी प्रोफेसर और अनेक विद्यार्थी साथ जा रहे थे। मेरे मन की हलचल को वो क्या जाने। मंच पर चढ़ भाषण करना, फिर तालियां सुनना, विज्ञान की नई उपलब्धियों की चर्चा करना और उनसे अपने रिसर्च का नाता जोड़ना कितना बड़ा नशा है। जो इसमें लगे हैं वही समझ पाएंगे। जबलपुर जाकर 3 दिन वहाँ रहना तथा विज्ञान समारोह में भाग लेना, देश विदेश के विस्तृत वैज्ञानिकों से मिलना, उनके शोध की चर्चा में भाग लेना बड़ा आकर्षक प्रतीत होता था। बिहार के एक छोटे से मामूली विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के एक कम उम्र के प्रोफेसर को इस बड़ी गोष्ठी में 30 मिनट का भाषण करने का मौका मिलना एक चमत्कार से कम नहीं था। पहले दिन नहा धो खा पीकर भेड़ाघाट और धुआंधार जाने का इंतजाम था। स्कूल के दिनों में शरद पूर्णिमा पर लेख लिखना मेरा प्रिय विषय था। पर शाम के समय नौका विहार, वो भी भेड़ाघाट की बड़ी झील में, अगाध जल राशि और उजले संगमरमर के पहाड़ों के पीछे से उठता चांद, मानो मैं किसी रहस्यमय जगह पर पहुंच गया था। ताजमहल के सामने बिताया शरद पूर्णिमा भी अभी फीका लग रहा था। लंबी बड़ी यंत्र चालित नाव में अनेक लोग बैठे थे। एक्सक्यूज मी। परिचित अपरिचित सबों में एक रिश्ता सा बन रहा था। कुछ घंटे में इस अभूतपूर्व दृश्य को देख बसों में बैठ वापस अपने होटल आए और अगले दिन के भाषण इत्यादि का अभ्यास करने लगे। दिल्ली आगरा की तरफ से आई एक लड़की नाव पर पास ही बैठी थी। मेरी तरफ लगातार देखे जा रही थी, मुस्कुराती रही, इशारे करती रही, पर बातें करने की कोशिश नहीं की उसने। न मैंने प्रत्युत्तर में कुछ कहा या किया। मैंने भाषण की तैयारी कर ली। दूसरे दिन सुबह मंच पर मैं खड़ा अपने लेख पढ़ रहा था और अपने देश भर के प्रसिद्ध प्रोफेसर, वैज्ञानिक, जीव शास्त्री बैठे थे। पीछे अन्य जगहों से आए वैज्ञानिक प्रोफेसर, सबसे पीछे विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रगण। 1000 से अधिक लोग होंगे। 27 मिनट के बाद सत्र के अध्यक्ष ने सावधानी की घंटी बजाई, बताने के अब सिर्फ 3 मिनट का मेरा समय बचा है। वक्तव्य समाप्त करने की तैयारी करूं। मुझे बहुत सी बातें बतानी थी, पर मैंने मन ही मन तय कर लिया किसी मुख्य विचार या आंकड़े बताकर चुप हो जाऊंगा तथा प्रश्नोत्तर के समय
प्रश्न उत्तर के समय अन्य बातों का खुलासा करूँगा। मैंने अध्यक्ष की तरफ मुड़कर कहा, अभी समाप्त करता हूँ, और अपनी अंतिम बात कहने लगा। सामने की सीट पर से 5-7 प्रसिद्ध वैज्ञानिक खड़े हो गए। उन्होंने मुझे तथा अध्यक्ष को लक्ष्य कर कहा कि आप अपना भाषण जारी रखें, हम अपना समय आपको देते हैं, बस प्रश्नोत्तर का समय हटा दें। जिन्हें कुछ पूछना हो आपसे पीछे मिल लें, आप कुछ और कहना चाहें तो चालू रखिए। पीछे कुछ लड़कों ने तालियां बजा दी। मैं तो हीरो हो गया। 30 मिनट के बजाय मैं 45 मिनट तक बोलता रहा तो अपना अनुसंधान की उपाधि बताता रहा। करीब 2 घंटे के बाद लंच का अवकाश मिला। खाना खाकर होटल की लॉबी में कॉफ़ी पीता हुआ सोफे पर पसर कर आराम कर रहा था। मुझसे बहुत छोटी कम उम्र की सलवार कुर्ते में एक सुंदर सी लड़की आकर पास खड़ी हो गई। बोली कुछ नहीं, पर कॉफ़ी का कप मेरे हाथ से लेकर उसने सामने की टेबल पर रख दिया। फिर मेरा हाथ खींचकर मुझे होटल से बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। मेरा हाथ पकड़कर खींचती हुई मुझे बाहर ले जाकर एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। आने वालों की गाड़ियों की बड़ी भीड़ थी, पर उसने मुस्कुराते हुए इशारे से बताया कि मेरा भाषण उसे बड़ा अच्छा लगा। वह दिल्ली विश्वविद्यालय में इसी विषय पर शोध कर रही है, तो शीघ्र ही PhD कर लेगी। सारी बातें फुसफुसाकर बोल रही थी, कभी मेरी, कभी अपनी हथेली पर, या कभी कुछ छोटे नोटबुक के पन्नों पर लिखकर उसने अपना नाम अनुराधा बताया। शायद अपना पता भी उसने लिख कर दिया। फिर मेरा हाथ खींच कर मुझे बड़ी झाड़ी के पीछे ली गई। वहाँ मुझे छूकर अपने दिल पर हाथ रख उस इशारे से बताया कि मैं उसे बड़ा अच्छा लगता हूँ। शरारतों और मुस्कुराहटों से उसने मुझे 10 मिनट से भी ज़्यादा फंसाए रखा। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो भी आंखों से ही ज़्यादा बातें करती थी, फुसफुसा कर ही सब कुछ कहती रही। मुझे लगा शर्मा रही है, लोग भय निंदा के कारण जोर से नहीं बोलते। कुछ देर बाद मैंने उसे कहा कि वापस चले, अगला भाषण शुरू हो गया होगा। उसने हाँ कहा और हम चक्कर होटल के भीतर आए। भाषण कक्ष में दोनों घुसे। मैं तो सम्मानित अगली पंक्तियों पर बैठने को चला गया, पर वो पीछे की पंक्तियों में छात्रों के साथ बैठ गई। अब याद आया, यही लड़की नाव पर मुझे पिछले दिन बार बार मुस्कुरा कर देख रही थी। बात यहाँ तक बढ़ेगी मैंने सोचा भी न था। रात के भोजन में एक बड़े सुसज्जित हॉल में बैठे थे। लोग खुश होकर इधर उधर घूम रहे थे। अनुराधा भी आकर हमारे टेबल पर 5-10 लोगों के साथ बैठ गई। मुझे देखकर इशारे करती रही, मुस्कुराती रही, पर बोलती नहीं थी। 3-4 दिन जल्दी ही बीत गए। सम्मेलन समाप्त हुआ। 4-5 सरकारी बसें सवेरे सवेरे आई और हमें कहा गया कि दिन भर हम ये बसें घुमाएंगी तो शाम तक वापस जबलपुर रेलवे स्टेशन पर छोड़ आएंगी, जहाँ से हम अपने गंतव्य स्थान की ट्रेन ले सकेंगे। 17 पास है, जाकर खजुराहो दिखाएं आप सब, विश्वविद्यालय के अधिकारी ने बताया। अनुराधा दिल्ली आगरा वालों के साथ अलग तथा मैं पटना कलकत्ता वालों के साथ अलग बसों में बैठे। दिन के समय किसी डाक बंगले में सारी बसें आई, जहाँ भोजन तथा विश्राम की व्यवस्था की गई थी। खाने के हॉल में मैंने फिर अनुराधा को देखा। हम पास के ही टेबलों पर बैठे थे और अभी भी वो इशारे करती रही, मुस्कुराती रही। मैं असमंजस में आकर दूसरी तरफ देखने लगता। उसके स्पष्ट नहीं बोलने से मैं कुछ चकित सा था। खाने के बाद रेस्ट हाउस के बरामदे पर एक सोफे पर बैठ मैंने फिर झपकी ले ली। असल में थकावट और गर्मी ने मुझे सुला दिया। धूप का चश्मा मैंने आंखों पर चढ़ा लिया, रोशनी तथा लोगों से बचने। घंटे भर के आराम के बाद बसों में दोबारा घूमकर शाम तक स्टेशन पहुंचना था। लॉबी में बहुत लोग आ जा रहे थे। मैं तो सचमुच सो गया था। किसी ने झकझोर कर जगाया, कहा बसों में फिर बैठना है, घूमने जाना है, शाम को वापसी की ट्रेन भी है। मैं उठा, धूप का चश्मा निकाल कर जेब में रखना चाहा। उसमें से कागज का छोटा सा टुकड़ा गया। छोटी सी चिट्ठी लिखी थी सुंदर से अक्षरों में, आई लव यू। धूप का चश्मा बदल रही हूँ अपना, और चिट्ठी तुम्हारे नाक पर रखे जा रही हूँ, तुम्हारा ले जा रही हूँ। मैंने तुम्हें जगाने की बड़ी कोशिश की, पर तुम उठे नहीं। शायद तुम्हारी मुलाकात फिर हो। विदा, अनुराधा। मैं तो जैसे अपने से जागा, और यह सपना नहीं सच था। बस में बैठा, शाम को ट्रेन थी। दूसरे दिन घर आ गया, बीवी बच्चों और काम के बीच। जबलपुर स्टेशन पर ट्रेन की प्रतीक्षा में बैठे बैठे उब रहा था। मेरी हमउम्र आगरा की एक महिला प्रोफेसर, जिन्हें मैं अच्छी तरह जानता था, आकर पास बैठ के लगी धारा प्रवाह बोलने, तुम्हारी ट्रेन नहीं आई अब तक? मेरी भी लेट है। अनुराधा तो दिल्ली वालों के साथ चली गई घंटे भर पहले। ये लड़की तो तेरे लिए पागल हो गई है। क्या क्या तेरे बारे में बोलती रही है, पढ़ने में बड़ी तेज है, जल्दी ही कहीं प्रोफेसर लग जाएगी। मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि तुम उम्र में कितने बड़े हो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हो, बीवी बच्चे होंगे तुम्हारे पास उसे इस तरह नहीं आना चाहिए था। मैंने सर झुका कर, आप ठीक कर रही हैं, आपका सारा अंदाज़ा सही है। उन्होंने बात आगे बढ़ाई, बड़े घर की है, बिल्कुल गूंगी है, ठीक से कुछ बोल भी नहीं पाती। सुन तो ठीक लेती है, मगर हल्की फुसफुसाहट से आगे इसकी आवाज़ ही नहीं निकलती। अमेरिका से कोई मशीन मंगवा रही है, गर्दन पर लगाने से ऊंची आवाज़ में बोल सकेगी। उनकी ट्रेन आ रही थी, वे उठकर चल दी। अब मुझे अनुराधा के धीरे बोलने, इशारा करने और कागज़ या हाथ पर लिखकर अपने भाव प्रकट करने का कारण समझ में आया।
3-4 महीनों के बाद मैं जर्मनी चला गया, जहाँ 4 वर्ष रहा। फिर वहाँ से साल भर को ऑस्ट्रेलिया, अंत में अमेरिका आ गया। यहाँ मैं परिवार के साथ बस गया। जबुल पे मिली अनुराधा को देखे 35 से ज़्यादा साल बीत गए हैं। एक लेख मैंने पढ़ा, फिर और पढ़ूंगा। थैंक यू।